आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद हैं एक नई शख्सियत के साथ। आइए हम कुछ रूबरू करते हैं। ये शख्सियत है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। बिग बॉस 4 से जो सफर चला था कामयाबी का, वो सिलसिला लगातार चलता चला आ रहा है। आइए कुछ बात करते हैं इनकी जिंदगी के अनछुए पहलू पे, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जीवन में संघर्ष कर करके आज इस सफलता के मकाम पर पहुंची है। जी नमस्कार। अब राजनीति जी, आपने चुनाव लड़ा मिर्जापुर से, हाँ और निर्दल लड़ा जी, और लोकसभा का लड़ा। जी, जो कहा जाता है कि बड़ा चुनाव होता है जी, उसके अंदर मैन पावर की भी जरूरत पड़ती है, मनी पावर की भी जरूरत बहुत पड़ती है। ज्यादा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि अगर उतना सोशल अपीयरेंस अगर नहीं है तो पार्टी की भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। फिर भी आपने उस मिर्जापुर जैसी जगह से आप निर्दल चुनाव लड़ी। देखो ऐसा था कि मैं 2006 में उदित राज का जन रथ यात्रा चल रही थी। उदित राज का था और राज बब्बर जी का था। तो इनकी जब मैं वहीं पर पार्टी में शामिल हुई थी, अपने यहाँ जब इनकी बात थी, तो मैं उदित राज के साथ में मैं हो गई थी 2006 में। और 2007 में ये उपचुनाव था 2-3 जगह का, जैसे अयोध्या में था, मिर्जापुर से था और 2-3 जगह से था। तो उदित राज से मैं बराबर कहती रही कि मैं अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव में ये हमें भी पता है कि बहुत कुछ मेहनत भी पड़ती है और बहुत कुछ खर्चा भी होता है। लेकिन उदित राज ने ये कहते रहे कि नहीं सीमा जी हो जाएगा, सीमा जी हो जाएगा। और एक्चुअली इनने क्या किया कि इनने बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि नहीं आपको लड़ना है। उसके बाद में जब मैं चुनाव में आई, और रही बात ये कि उदित राज की जब हम पार्टी से शामिल हुए थे, इंडियन जस्टिस पार्टी से, इनने हमें पूरा उत्तर प्रदेश का स्टार प्रचारक बना दिया था। अच्छा, उस पार्टी के स्टार प्रचारक? हाँ, इंडियन जस्टिस पार्टी का। जब मैं मिर्जापुर, देखिए उदित राज का मैंने पर्चा भरवाया, कालीचरण का मैंने पर्चा भरवाया, और बेनी प्रसाद वर्मा भी थे। कौन? उसी इंडियन जस्टिस पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष थे। तो अभी ओबीसी पार्टी चला रहे हैं क्या? अब इतना तो नहीं मैं बता सकते हैं, लेकिन के? नहीं, वो शायद में इन्हीं के परिवार के हैं। अच्छा। उदित राज के। अच्छा। चाहे मौसेरे हों या खास भाई हों, भाई लगते हैं। बोबी का नाम है खटीके समान से है, जो उदित राज हैं। और उसके बाद में बेनी प्रसाद वर्मा उदित राज के साथ में आ गए थे, उनका भी नामांकन मैंने कराया। जो इनने विधायकी पे 2-3 आदमियों को उतारा था, उनका मैंने पर्चा दाखिल करवाया। ऐसे ऐसे व्यक्ति को उदित राज ने उतार दिया था। मैंने उनसे बोला कि सर ये आपने क्या कर रहे हो, ये आदमी जो साइकिल को चलने लायक नहीं है, उसको आप टिकट देके चुनाव लड़वा रहे। इनने क्या किया था कि मेरे को पता नहीं पड़ पाया था, इनने कांग्रेस से उस टाइम पे 2-4 सीटन का इनने संगठन किया था, इंटरनल गठबंधन हो गया। हाँ, लेकिन हम लोगों को उस टाइम में, क्योंकि हमें भी नए हम राजनीति में आए थे, मेरे को खुद नहीं पता पड़ा था कि इनने गठबंधन किया है। और जब मेरा नामांकन का बारी आई, जब हमें ABCD ये भी पता नहीं था कि पहले टिकट के लिए, लड़ने के लिए हमें कागज खरीदने पड़ते हैं। तो मैं एक लड़के का, विधायक का, मैं नामांकन करवाने गई थी वहां पर वकील ने। और जब हम बैठे तो मजिस्ट्रेट साहब ने खुद पूछ दिया मेरे से कि बेटा आप चुनाव लड़ने जा रही हो, लेकिन आपका अभी पर्चा नहीं करना है। तब अच्छा, बिना पर्चा लिए ही आप सीधा नॉमिनेशन फाइल करने पहुंच गए? मैं दूसरे लड़के गए। अच्छा, जो विधायकी लड़ रहा था, तो विधायकी वाले को मैं पर्चा भरवाने गई, दाखिल करवाने गई थी। तो जब वहां पे हमें जब वकील से पूछा, नहीं वकील साहब हमें कोई कागज खरीदने पड़ते हैं, तो बोले कि हाँ सीमा जी खरीदने पड़ते हैं। उसके बाद में तब हमें नॉलेज पड़ा, तब मैंने वहीं के वहीं मैंने पर्चा लिए, 2 पर्चा लेने पड़े, लेके मैं चली आई। मेरे से सब जने कहते रहे, उदित राज कहते रहे कि मैं पर्चा भरवाने आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो पर्चा तो मैंने भरवा दिया, और पर्चा भरवा के तुरंत उदित राज की खबर आएगी कि आपको फला जिला पहुंचना है।
दुर्भाग्य ये समझिए कि मैंने 15 दिन मिर्जापुर और भदोही के अंदर नहीं दे पाए। वहां की जनता ने यही नहीं जान पाई, कुछ लोगों ने कि सीमा पर यहाँ लेडीज है कि जेंट्स है। जो लड़का जाता था वो नहीं को समझ लेते थे। मतलब आप वहां पर से प्रचार ढंग से नहीं कर नहीं, कोई एक मीटिंग नहीं है। सिर्फ कालीचरण की मीटिंग एक 96 विधानसभा में हुई थी, उसमें उदित राज को पहुंचने था, बेनी प्रसाद वर्मा को पहुंचने था, वो भी नहीं पहुंच पाए। और उस दिन मैं उत्तर प्रदेश में इधर फरक्काबाद साइड में थी, तो कालीचरण का जब फोन पहुंचा है तो मैं वहां की मीटिंग छोड़ के कालीचरण की मीटिंग संभाली थी आके, क्योंकि हम स्टाक प्रचारक थे उस पार्टी में और वो नहीं आ पाए थे। तो उनको हमें कालीचरण ने कान में बताया कि ये बोलना है कि उनका कनौ मौसम बिगड़ने से हेलीकॉप्टर आ नहीं पाया है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे, क्योंकि भाई जनता तो बुरी बुरी तरीके से कनौ हंगामा काटती है। तो भाई साहब उस टाइम पे मैंने चुनाव, तो हमारी उदित राज की कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई उसी चुनाव के बाद में तुरंत, क्योंकि हम किसी की बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमारी बहुत कुछ कहा सुनी फोन पे हो गई थी उदित राज से, उसी दिन मैंने इस्तीफा दे दिया था। तो आपका नाम फिर उसी इलेक्शन के आसपास से सपा से जोड़ दिया गया। आप कह रही हैं इंटरनल आप लोग का गठबंधन जो है कांग्रेस से था उदित राज जी का। हाँ जी। और आपका नाम सपा में जोड़ दिया गया, जबकि सपा में मैंने नहीं जोड़ा है, जबकि सपा में आप कभी रही नहीं ना। मैं नहीं रही। मैं बता दें, जो हमारे का नाम है, ये आपने सुना हो कि मेहरबान सिंह का पुरवा है कानपुर में, वहां के एक थे मनमोहन सिंह यादव थे, उनसे हमारे घरेलू संबंध थे और उनको वो गुरु मानते थे मुलायम सिंह। और मैं मुलायम सिंह से एक दो बार यहाँ लखनऊ में तो मिली अपने विशेष कार्य से, और मुलायम सिंह को अगर राजनीति पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो मैं औरैया में एक दिन गई थी। उस दिन हमारे यहाँ औरैया में क्या नाम, एक बच्चे का मर्डर हो गया था और तेल व्यापारी का बच्चा था 5 साल का, तो वहां पर का नाम मुलायम सिंह आए थे, तब तो मैं मिली हूँ। पार्टी से नाम आपका जोड़ा जा रहा है? ये किसी लड़के ने डाला है नेट पे, जब वो लड़का हमने खोजा है तो वो निकला है एटा का, वो भी यादव है। तो इसका मतलब कि आपका साफ ये कहना है कि आपने समाजवादी पार्टी से आपका कोई नाता नहीं रहा, आप कोई कभी भी उसकी सदस्य नहीं रही? नहीं, बहुत क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है भैया, ये तो हम भी जानते हैं राजनीति के। अब मैं काफी दिन आ गए कि जब तक हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं बनेंगे, प्राथमिक सदस्य तो बनना पड़ता है। हा? अगर टिकट चाहिए या जोड़ना है नहीं, तो सदस्य तो जब प्राथमिक सदस्य बनना। मैं उदित राज की पार्टी में शामिल हुए थे तो मैंने जुड़े थे, ठीक है, उसके बाद में मैंने इस्तीफा दे दिया था। उस दिन से आज दिन तक अगर भाजपा वाला, अभी मनोज तिवारी 2014 में जब दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे, जब टिकट क्लियर नहीं हुआ था, एक दिन पहले मनोज तिवारी से हमारी बात हुई थी, तो बोले दीदी हम टिकट मांग रहे हैं, टिकटवा नहीं दे रहे हमें। हमने क्यों, कहाँ से मांग रहे? बोले हम तो बिहार से मांगा थे। तो हमने कहा कि बिहार से लड़त, बिहारी बाबू दिल्ली पहुंच जाओ। हमने कि सांसद बन जाओगे फिर भी दिल्ली में आना पड़ेगा। मनोज तिवारी से कैसे मुलाकात? बिग बॉस से ऐसा था कि मनोज तिवारी से ऐसी मुलाकात थी कि जब हमने पिक्चर की शूटिंग करी थी, जब हम बॉम्बे अपने डबिंग के टाइम पे गए थे, प्रमोशन के टाइम पे गए थे, तब हमें मनोज तिवारी मिले थे कृष्णा मिश्रा के साथ में। और फिर जब दुर्भाग्य भाग हमारा, मान लीजिए कि जब मैं बिग बॉस सीजन 4 में गई हूँ, उसी में वो भी आ गए, तो लास्ट एंट्री मनोज तिवारी की हुई, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई। नहीं, उसी दिन गया था, लेकिन पहले किसी को जानकारी नहीं थी कि कौन कौन आ रहा है। तो मनोज तिवारी बराबर हमारे संग में बिग बॉस में रहा है, लेकिन हमसे बहुत पहले निकल आया था। बिग बॉस में इस चीज का खुलासा उन्होंने कहीं नहीं किया, ना आपने किया ना उन्होंने किया कि आप लोग पहले से जानते थे एक दूसरे को। किसने नहीं किया? बिग बॉस के अंदर ना आपने इसका जिक्र किया बिग बॉस में? नहीं, वैसे तो नहीं किया है ना बिग बॉस में आपने जिक्र किया, ना मनोज तिवारी ने जिक्र किया कि आप नहीं। देखो जानते थे पहले से। सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज तिवारी भले कर देता, लेकिन हम बड़े नियम के पाबंद हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने साइन किए थे बिग बॉस में, तो उसकी फाइल में ये लिखा था, उनने मुँह से भी बोला था कि सीमा जी बाहर की बात आप भीतर नहीं करोगी। तो मैंने बाहर की बात कोई भीतर करी नहीं है, जो जितनी हमारी पहली बात पूछा तो गया था। किसकी? लोग जानने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक थे। नहीं, इच्छुक थे। वहां पर जो अरबाज वकील था, सबसे पहले हमें केस के बारे में पूछा था
ठीक है, तो हमने तुरंत मना कर दिया था, हमने ये तो नहीं बता पाएंगे कि हम पे कितने केस चल रहे, कितने नहीं चल रहे, ये तो नहीं अभी बता सकते हैं। हमने कैमरा से आउट हो जाइए, मैं बता देंगे, ये भी बोला है मैंने, क्योंकि न्यायालय में जाती है, ये भी बोला है, ऐसा नहीं कि बोला ना हो। बॉलीवुड की चकाचौंध, सेलुलाइट 70 mm की चकाचौंध और राजनीति की चकाचौंध कैसे कोरिलेट करती है, कितना अलग है, कितनी समानता है? देखिए ऐसा है कि भाई साहब, रही बात ये है कि आप पहले जब जंगल में थी, मैं जब जंगल में थी तब दूसरी दुनिया थी। जब भगवान ने एक मौका दिया है, मैंने कभी ख्वाब में नहीं देखा था कि मैं डामर की सड़क देख सकते हैं, तो यहाँ से लेके बॉम्बे तक पहुंची, हर जगह जा रही हूँ। और रही बात है आज भी अब मैं जिंदा हूँ तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि कुछ ना कुछ समाज में करते रहे, जो उसी के सहारे जीवन यापन हो जाए। तो बस एक शौक है। रही बात है कि अगर किसी संगठन से अगर जुड़ के नहीं चलेंगे तो इतने हम सक्षम है नहीं जो हम किसी की अपने आप को निर्भर होके मदद कर सकते हैं। कितनी फिल्में आपने की? नहीं, मैंने तो बस एक ही की। वो भी आप अपने शर्तों पर किया आपने? हाँ, पूरी सत्य घटनाओं पर ही आधारित? बिल्कुल। उसका अगर हम 80% अगर बात मान ले तो वो वही लोकेशंस थे जहां पर जहां मैं घटना में रही हूं। 20% उसके अंदर मसाले डाले गए जो कि डिमांड होती है नहीं पिक्चरों की। नहीं, 80% तो आपके एकदम एग्जैक्ट वही था। नहीं 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 नहीं, हमारी पिक्चर में कोई गाना नहीं है। नहीं, गाने की बात नहीं कर रहे। सुन लीजिए, कुछ कोई गाना नहीं है, कोई तुम्हें रोमांटिक हीरो नहीं है। नहीं, उसकी बात ही सुन लीजिए, छोड़ गालियों के, सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया था, फेस्टिवल 2005 में हो गया था, इंडिया में रिलीज हुआ है 2007 में। क्यों हुआ है? सेंसर बोर्ड ये कहता था कि गालियां काट दीजिए। हमने कहा अगर गालियां काट देंगे तो पिक्चर में रह के आ जाएगा, क्योंकि पुलिस और बदमाश के डिंगा एक गालियों का शब्द होता है, वहां का सीताराम बोलन कोई नहीं जाता है। ठीक है, तो हमने कि आपको रिलीज करना हो तो कर दीजिए, नहीं करना है तो वरना हम कोर्ट से रिलीज करा लेंगे। तो हमारी कोर्ट से रिलीज हुई थी। तो जो फिल्म आपने बनाई, जैसा आप बता रहे हैं कि आपका पूरी अपनी जिंदगी जो थी आपने अगर हम सीधे सीधे बात करें तो 13 साल से लेकर करके 18 साल उसमें और जोड़ देते हैं। हाँ। तो तकरीबन 28 साल के आसपास के हिसाब किताब हो जाता है। रिकंस्ट्रक्ट आपने उसको 3 घंटे के अंदर किया, जो भी दिन लगे हों उसको शूट करने में, फिर कटने पिटने में 3 घंटे के अंदर मोटी मोटी फिल्म आती है। उस वक्त आपकी मनोस्थिति क्या थी कि ये जिसको हम रिपीट नहीं करना चाहते थे वो आज हमको पर्दे में दिखाने के लिए वही नियरर टू दैट आसपास उसके वो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। उस वक्त आपकी मनोस्थिति, अंतरात्मा क्या बोल रही थी? अंतरात्मा ये बोल रही थी कि बचपन का रोल अंजलि पांडे ने किया था, और जब मेरा बड़े का रोल आया था, जब मैं किया था तो ये मेरा हाथ पूरा बिल्कुल काला दिखाई देता था, सिर्फ रियल मार्क है। जो लड़के ने रोल किया है वो आज भी याद करते हैं। अगर जिसके हाथ में, मेरे हाथ में जिसके बाल पड़ गए हैं तो बुआर मेरे हाथ ही में चले आए। हमारा भी आपने कस के रियल मार भी है, हमारे पिक्चर में हर चीज रियल है। उसी चीज का लंदन से अवार्ड हुआ था। पहला हमारे नाम का अवार्ड देवानंद जी ने दिया था और एक पिक्चर के नाम से मिला था। 2 अवार्ड हमारे पिक्चर को हुआ तो था। उसके बाद जब आपने ये पिक्चर बना ली, सक्सेस हो गया, मंजर आम पर वो चीज आ गई, उसके बाद आपको बॉलीवुड से आई नहीं कॉल की? देखो कॉल तो आई है, चक्कर एक्चुअली ये था कि जब मैंने अपनी शूटिंग करी थी उसके बाद में 2006 में हमारे भाई का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया था। जो हमसे छोटे ही भाई, तो दोनों छोटे हैं, एक भाई का झूठा एनकाउंटर गाजियाबाद में 2004 अक्टूबर को कर दिया था। उस टाइम में हमारे परिवार में कोई नहीं था, बच्चे हमारे बिल्कुल छोटे छोटे थे। बड़ा वाला भतीजा हमारा ऐसे ही था 5-6 साल का, छोटा वाला मात्र 9 महीने का था, जो आज हमारे साथ में यहीं गोरखपुर में है। तो अगर मैं वहां पर घर पे नहीं अगर लौट के आ रही, मैं बॉलीवुड पकड़ के अगर रह रही हूँ तो फिर घर बिगड़ा जा रहा था। तो बच्चों की मोह ममता की वजह से मैंने उधर को मोड़ के, अभी जब मैं बिग बॉस में गई थी तब हमारे बेटे की उम्र ऐसी थी 9-10 साल की,
जो बेटा आज हमारी दुनिया में नहीं है। तो भाई साहब कुछ ऐसी परिवार की परिस्थितियां थी। बहुत से आदमी कह रहे हैं कि अभी जैसे आप बिग बॉस में गई थी, आपको फिर चांस मिला था बॉलीवुड में, और हाँ काफी लोगों से बात भी हुई थी सीरियल वाले को, लेकिन अगर हम बॉम्बे में रुके जा रहे तो पूरा घर उजड़ा जा रहा है। जिस दिन हमारी भैया की मौत हुई थी, हमारी भाभी की उम्र मात्र 24 साल की थी, तो हम लोगों में दूसरी फिर शादियां होती नहीं है दोबारा। परिवार में कौन कौन लोग आपके, आपसे ये भी हमने सुना कि आप सबसे छोटी थी परिवार में? ना, तो परिवार में बहनन में मैं छोटे थे। हाँ। आज हमारे ना मम्मी है ना पापा है, एक छोटा भाई है और 2 भाभियां हैं, 2 भतीजे हैं, 2 भतीजी हैं। इनके सबके गार्जियन मैं हूँ। आप बड़ी हैं इस वक्त हो गई, तो आप हाँ, बड़ी हो। मैं बड़े हैं तो भाई बाकी जो गार्जियन है। आपकी जो अभी भैया इस टाइम पे घर पे भी नहीं है, क्योंकि सोमवार को वो कोर्ट चला गया है, जेल चला गया है। अभी जो आपकी बड़ी बहनें हैं वो लोग, वो अपने अपने घर हैं, वो अपने अपने घर हैं। एक चीज और बताइए, जो आपका ठेठ अंदाज है, बॉलीवुड में जाने के बाद भी यही अंदाज रहा है बिल्कुल कि चेंज आया कुछ? नहीं, कोई चेंज नहीं। अरे चकाचौंध सेलुलाइट का, बॉलीवुड की चकाचौंध। मेरे ऊपर कुछ नहीं असर पड़ता है, मैं जहां जाती था मस्त है। शायद यही बॉलीवुड में देखो जी, मैंने जैसे एक रणवीर सीरियल आया था दूरदर्शन में, उसे गिरेवाला का फोन किया, किया था रोल। जब मैं जाते, हमारे सामने कितना बड़ा भी बॉलीवुड वाला चला है, लेकिन डायरेक्ट कोई हमसे बात ही नहीं करता आके। पता नहीं उनके अंदर क्या रहता है। शायद यही जो आपका देसी और ठेठ अंदाज है, वही बिग बॉस के अंदर आपको फेम लेकर के आया हो सकता है। और रही बात ये है कि देखिए, ऐसा है कि जब चम्मिल से जुड़ी हुई थी, जब उनने हमारी पिक्चर देखी है कलर चैनल वालों ने, जब लंदन से अवार्ड हुआ तभी तो मेरा नंबर ढूंढा गया है, तभी मेरे को बिग बॉस के लिए चुना गया था। आपके पास जब कॉल आई बिग बॉस के लिए, मैंने मना कर दिया था। क्यों? ऐसा था कि मैं इटावा से ग्वालियर जा रही थी, बस में बैठी थी और मैं महालनपुर पे पहुंची। ग्वालियर गिड़गा महालनपुर पड़ता है, अगर कभी आप जाओ मौका लगे तो। मैं बस पे बैठी थी, मेरे पास छोटा मोबाइल था कीपैड वाला, तो उसमें बोला कि मैं बॉम्बे से आनंद चौहान बोल रहे। हमने बताइए, बोले कि कुछ चीज पे मैं बात करना चाहते हैं, आपको मैं एक सीरियल के लिए लेना चाहते हैं, लेकिन ना आप किसी घर वाले को बताओगे, ना मीडिया वाले को बताओगे, ना किसी दोस्त को बताओगे। तो मेरे दिमाग में आया ये साला मेरा दोस्त है कि दुश्मन है। मैंने भट देना, हमने कि ऐसा है कि मेरे को बात नहीं सुनाई देती, 1 घंटा बाद बात करना। मैंने फोन काट दिया। फिर मेरा माथा टेका तो मैंने उसी फोन में बैठे बैठे उसका नंबर सेव कर दिया। मैं चली गई तो उस दिन तो फोन नहीं आया, दूसरे दिन ऐसी 10-11 बजे के टाइम पे फिर आ गया। वही बात मैंने फिर बोल दिया। मैंने उसका डेली फोन आया, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम के, 2.5 महीने तक आया। और मैं ना के अलावा हाँ नहीं करती थी, क्योंकि घर वाले अगर जैसे मैं कहूँ मैं बैठ के, हम चले जाते देखते हैं साला कौन है, तो घर वाले मना कर देते थे कि नहीं जाओगे। तो बोले कि तुम्हारा यही पता नहीं पड़ता है कि दोस्त है कि दुश्मन है। ये साला कहता किसी को बताना ही नहीं, घर वाले तक को ना बताना। और जिस दिन मैंने हाँ करी उस दिन बच्चे उदम कर रहे थे, मैंने दोनों बच्चों को पिटाई लगाई थी, अपने बेटे की और बड़े वाले भतीजे की। वो ऐसी दरवाजे पे बैठी थी चेयर डारे, उसका फोन बज गया, तो उसको गाली दे के मैं बात कर गई। जो हमारे दिमाग में जितना आया मैंने गालियां दे दी उसको। यही अंदाज पसंद आ गया अगले को। तो सीधा बोला हमने के साले तू चलाया, तेरी समस्या देखते हैं। हमने की सुबह शाम दोपहरी के हमने के फोन ही करके रह जाता है। तो वो उधर से सॉरी बोलने लगा। बोले बहन जी मैडम मैं नहीं आ पाएंगे, मेरे को बहुत लोगों से बात करना पड़ती है, और आप हमें करना अपना पता भेज दीजिए, मैं टिकट भेजते हैं। और बड़ी वाली सिस्टर हमारी सुन रही थी कि ये गुस्सा किसी को फोन पे हो रही, और वो कह रहा है कि तो हमने ठीक है मैं पता भेजते हैं। भैया मेरे को मैसेज लिखना नहीं आया, पता भेजें कैसे, क्योंकि मैं इंग्लिश तो पढ़े नहीं है। फिर मैंने एक बगल का एक लड़का बुलाया, हमने भैया मेरा करना इसमें 2 आदमी का इसमें मैसेज डाल दीजिए, 3 आदमी का। मैंने मैसेज डलवाया। पहले बोला कि मैडम मैं अकेला का, तो हमने को अपना रख ले, मेरे को नहीं आना, क्योंकि मैं अकेली हमने की नहीं चलती हूँ। तो उसने 3 टिकट भेजे। मैंने आके नकलऊ से टिकट, और उसी दिन घर वाले का ये डंडा पड़ा कि बॉम्बे में रुक नहीं सकती हो।
तो हमने क्या करे, तो मैंने जाने का टिकट लखनऊ से कराया, आने का टिकट मेरे को लखनऊ के लिए नहीं मिला तो तुरंत दिल्ली का, और दिल्ली से रीवा गाड़ी का था तो कानपुर उतरी आके, लेकिन रुके नहीं है। सिर्फ मात्र एक कॉफी पी है। जैसी बॉम्बे में एयरपोर्ट से निकलिए, सामने 5 स्टार होटल सहारा बना है, उसमें मैंने 4 आदमी ने बैठ के कॉफी पी है। सुबह 5,500 की कॉफी थी, मात्र 4, क्योंकि जहां पर मैं साइन कर रहे थे वहीं पे उसने बिल चुकाया है। अगर काउंटर पे दे आता तो मैं जानो नहीं पाती। तो हमारे संग में एक लड़का था, गुर्जर था, वो ये बोले कि बम्बई वाले आधे पागल है, बताइए एक कॉफी में क्या हो गया, बताओ 5,500 रुपए का ना 4 कॉफी के गए। तो हमने ये तो बॉम्बे है, बस इतने बस करके तब मैंने जाना कि ये बिग बॉस के लिए मेरे को बुला रहे। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, हाँ, तो उस पे स्पष्ट लिखा था कि आप किसी को मार नहीं सकते हो, गालियां नहीं दे सकते हो, और बाहर की बात अंदर ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो हमने चली। तो बिग बॉस में आप भी कन्फेशन रूम में जा चुके हैं। हाँ, उसका क्या कंसेप्ट? कन्फेशन रूम में बिग बॉस बुलाते हैं, कभी कभी नॉमिनेट के लिए बुलाते हैं। और एक दाएं जब डॉली बिंद्रा और श्वेता तिवारी में जब लड़ाई हुई थी, तो हम लोग ये कहते थे उस टाइम पे डॉली बिंद्रा ने श्वेता के मारने जा रही थी, वो समीर बीच में आ गया था, तो जिम करने वाली जो राड होती है उसके पेट में लगी थी आके, तो इसना काला पड़ गया था उसका। तो राड तो सरिया की होती है, भारी थी, अगर ज्यादा लग सकती तो उसकी झिल्ली भी फट सकती थी। तो मैंने वहां पे मुद्दा उठाया था, हमने कि ये बताइए कि बिग बॉस क्या दुनिया वाले को दिखाना चाहते हैं। मैंने देखा था शायद सीजन 2 की बात है कि सीजन 1 की है, एक लड़के ने पानी की बोतल फेंक के मार दी थी, उसके लगी नहीं थी, वो बंदे को खड़ा खड़ा निकाला गया था, लेकिन उसने राड मारी फिर भी डॉली बिंद्रा को नहीं निकाला गया। जब हम लोगों ने ज्यादा विरोध किया तो उसको निकाला था, 2 हफ्ते बाद फिर अंदर आ गई थी। तो हमें तो पता नहीं, ये पता नहीं था कि दुनिया वाले को क्या बिग बॉस दिखा रहे हैं और क्या नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जितना पहले तब था उतना अब नहीं है। क्यों नहीं है? पहले अगर किसी की मौत किसी के घर में हो गई है तो वो लोग बताते नहीं थे, अब तो ये है कि बाहर भेज देते, अब तो सब कुछ बता देते। अब तो जाने से पहले आपको सब पता पड़ जाता है कि ये आदमी बिग बॉस में जा रहा है, लेकिन पहले नहीं बताते थे। चलिए 13 साल 18 साल सरेंडर जी, उसके बाद जब आप नॉर्मल लाइफ में आई, अकेले चलने में डर नहीं लगा? नहीं, हर तरह के लोग, अच्छे भी बुरे भी, कानून सिर्फ आपके मैं पीछे, ऊपर वाले से डरती कानून हूँ। आपके पीछे, दुश्मन इतने पैदा हो गए। आज भी है दुश्मनी में। पिछले साल बेटा खोए बैठे हैं, ऐसी चाल चली है कि मेरे को जेल जाना पड़ा पिछले साल 2024 में, और मेरे बेटे को सिलोपाजन दिया गया। अब उसमें हम थोड़ू देखने गए थे, और जो आदमी उसका इलाज करवाते रहे उसको कहते रहे कि सीमा परियार के बेटे को तो रेबिस ने काट लिया है। जब कभी आपको दिल्ली पहुंचा है, दिल्ली के डॉक्टर ने बता दिया था कि इसकी सिलोपाजन है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको सिक्योरिटी लेकर के चलनी चाहिए, या आपको सिक्योरिटी में रहना चाहिए, या मूवमेंट जो आपका है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल करना चाहिए? भैया, उत्तर प्रदेश की प्रशासन पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि जानना हमने आज समर्पण किया था, जो हमें शर्तें दी थी, लाइसेंस की शर्तें दी थी, रहने के लिए जगह की दी थी, 2 आदमी की नौकरी की दी थी, उनमें से एक दे देते तब भी तो दिल की तसल्ली हो जाती, लेके किसको चले ये तो बताइए। और फिर हाई सिक्योरिटी दे कौन देगा मेरे को? सीमा परियार को कौन हाई सिक्योरिटी दे देगा? कोई नहीं दे सकता। जब नॉर्मल जिंदगी जीने नहीं दिया जा रहा तो सिक्योरिटी कौन देगा? ये तो बताओ। आगे की क्या रणनीति? अभी तो कोई रणनीति नहीं है, फिर भगवान के भरोसे मैंने छोड़ दिया है, जैसा करेगा बंसी वाला जाना। अभी जो आपकी लाइफ चल रही है उससे आप संतुष्ट? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन क्या करें, फिर उंगली डाले प्राण तो निकलते नहीं है।
ये तो हमारा दिल जानता है कि मेरे ऊपर क्या बीतती है, किस तरीके से चल रहे हैं, वो तो हम ही जानते हैं। ये आपको परेशान नहीं करता? आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं या लोगों से मिलते हैं तो वो जो जख्म है उसके ऊपर बार बार देना जाता है? देखिए ये हम भी जानते हैं भाई साहब, ठीक है, मेरा 13 साल की उम्र में किडनैप हुआ, लेकिन मैं वहां पर रही, वो लोग गलत रास्ते पे थे, उस दुनिया में मैं भी रही हूँ, वहां पे 17-18 साल है, तो मेरे को भी पता है किसी के एक थप्पड़ मारो तो गुनाह है, किसी के 4 मारो तो गुनाह है। मैं ये कहती कि मैंने गलत नहीं किया, गलत का साथ दिया तो मैंने गलत किया है। एलिगेशंस आपके ऊपर तो बड़े लंबे लंबे लगे कि ये हुआ ये हुआ। अब लगाने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, लगाने के लिए तो कुछ भी लगा सकते हैं। आप अभी नेट पे ढूंढिए तो इसमें दिखा देते कि सीमा परिहार पे 250-300 मुकदमा है, ये ना कितने 60-70 मर्डर दिखाई दे देते हैं, कहूँ कुछ दे देते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। हमें तो यही पता नहीं पड़ता है कि किस भाई ने ये डाले है, किस मीडिया वाले ने डाले है। हम तो पहले यही नहीं जानते थे कैसा यूट्यूब होता है, कैसा इंस्टा होता है और कैसे फेसबुक चलाई जाती है, लेकिन सबसे पहले तो यूट्यूब पे मीडिया भाई ने डाला है, हमने तो कभी नहीं डाला। हम तो अभी 4 महीने 5 से डालने लगे। देखते हैं तो आगे राजनीति में आने का कुछ है? भाई साहब लाइन क्लियर मिली तो आ सकते हैं ना, कोई अभी उम्मीद नहीं। अगर किसी पार्टी ने सपोर्ट किया तो फुल फ्लेज, अगर वो सपोर्ट करते हैं तो आपकी शर्तों पे, हाँ तो आप अब रही बात अभी अगर देखा जाए, अभी हमारे पास साइकिल चलने के लिए नहीं है तो हम गाड़ी का ख्वाब देखेंगे कहाँ से, ये तो बताइए। राजनीति के लिए बहुत कुछ चाहना पड़ता है, मेरे चलने के लिए जब साइकिल नहीं है तो हम हेलीकॉप्टर का कहाँ से देखेंगे, इंतजार करेंगे, मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। ये थी 10वीं सुंदरी सीमा परिहार, कुछ इनके जीवन के अनछुए पहलू को उजागर किया इन्होंने, कुछ हमसे बातें बताई जो शायद आज से पहले इस तरह से खुल करके मीडिया के सामने इन्होंने नहीं बोला होगा। जो बातें आज इन्होंने बोली, थोड़ा सा भावुक भी हुई और बहुत सी चीजें इन्होंने शेयर की। होप सो कि जो इनका सरेंडर का टाइम था, गवर्नमेंट ने जो इनको आश्वासन दिया था वो आश्वासन जल्द से जल्द पूरा हो, ताकि ये राष्ट्रीय स्ट्रीमलाइन के अंदर, नेशनल स्ट्रीमलाइन के अंदर आकर करके अपनी नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर सके। हम फिर बने रहेंगे, अगले किसी एक शख्स के साथ फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं आपका मेजबान मोहम्मद यूसुफ।